पिछले कुछ दिनों से एक ही मुद्दा चर्चा में है बार बार। आप कई तरह के केसेस सोशल मीडिया पर, कई तरह की वीडियोस यूट्यूब पर देख रहे हैं और कई तरह के क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही हॉट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, इज एलिमनी द न्यू डाउरी। अगर हम बात करें दहेज प्रथा की, डाउरी सिस्टम की, डाउरी सिस्टम जो कि आप सभी ने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखा है, इसके सेक्शंस के बारे में बात करें, 498A धारा के बारे में बात करें, या फिर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट जो कि एलिमनी को लेकर है और देश में एक बहुत ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बन गया। बेसिकली एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता एक ऐसी राशि होती है जो एक पार्टनर सेपरेट के बाद देता है और ज्यादातर मामलों में 99.9% मामलों में ये राशि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है। तो इसी गुजारा भत्ता को क्या अब ये एक ऐसा अनुचित, एक ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गई जिसे लोग नहीं देना चाहते, और क्या हमारे जो लॉ है वो एक पक्षपातपूर्ण हो गए हैं? क्या एक प्रेजुडिस पहले से ही क्लियर था कि नहीं, हर एक मामले में गलत जो है वह पुरुष होगा और सारे लॉ जो है वह वुमेन के फेवर में बनते बनते कब अनफेयर हो गए पता नहीं चला। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट बन गई है हमारे देश में कि जितने भी लॉ हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, क्या अब वो एक तरह से हम कह सकते हैं क्या बायस्ड हो गए हैं। आइए हम इन्हीं सब मुद्दों पर आज के बारे में बात करेंगे कि अब ये जो वित्तीय सहायता दी जाती थी, ठीक है, तलाक के बाद आप देखते हैं कई इस तरह के मुद्दे उठे, जैसे कि आपने कई क्रिकेटर्स के बारे में कुछ डाइवोर्स के केसेस पढ़े होंगे कि उन्होंने 4 और 5 करोड़ की राशि देखी। बॉलीवुड में भी इस चीज को, बॉलीवुड में केवल मूवी या इस तरह के कुछ जो कंटेंट है केवल वो वायरल नहीं होते, बल्कि आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे तलाक रहे जो कि बहुत ज्यादा महंगे रहे, और ये एलिमनी की राशि कुछ हजार में नहीं होती बल्कि कई बार कई 100 करोड़ तक भी चली जाती है। तो इसी एलिमनी की हम बात करें कि अगर ये पुरुषों पे अनुचित दबाव डालती है, ठीक उसी तरीके से जैसे डाउरी एक महिला, एक लड़की के घर वालों पर भी एक फाइनेंशियली जो दबाव है वह डालती है, तब ये दोनों सिस्टम आखिर कहां तक सही है? तो सुप्रीम कोर्ट के बच्चों कुछ जजमेंट से हम उनके बेस पर इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम देखें कि अगर डाउरी इलीगल है तो एलिमनी को भी इलीगल बना देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी आर्टिकल्स आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं ना कहीं इतनी सारी न्यूज में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन में इस चीज को सेग्रीगेट कभी नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसीलिए हम इस पर बात करने वाले हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि बेसिकली हम इसको एक ऐसा कोई एक पनिशमेंट देने का तरीका नहीं बना सकता एलिमनी को। ये हो सकता है कि वुमेन्स के फेवर में आगे आने वाली जो उसकी लाइफ है वह स्मूथली तरीके से चल जाए, उसको किसी भी तरीके से ब्रेड एंड बटर एंड बाकी टेंशंस ना रहे, तो उसके लिए एलिमनी दी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम इसे पुरुषों को, हस्बैंड को पनिशमेंट देने के लिए अगर हम इसका यूज करने लगे, या फिर हम उससे जो हम उसका शोषण करने के लिए एक्स्ट्रा मनी उससे मांगने लगे, तब जाके ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और डिबेट का इशू हमारे देश में बन गया है। तो इसमें यही कहा गया कि अगर हम आधुनिक रूप से इस एलिमनी को एक ऐसा फाइनेंशियल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी हम बना दे रहे हैं कि अब वह अनुचित हो गई है। चलिए आइए, यहां पर मैं कुछ केसेस के बारे में बात करूंगी। हाल ही में आपने इस तरह की न्यूज काफी देखी होंगी, जैसे एक न्यूज, कपल इक्वली प्लेस, सुप्रीम कोर्ट डिनाई वाइफ मेंटेनेंस। देखो, न्यू दिल्ली का एक मामला है जिसमें कि आपने देखा कि हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वली पोस्ट पर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और ऐसे में जब वाइफ आफ्टर डाइवोर्स एलिमनी की जो राशि है वह क्लेम करती है, तो यहां पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि अगर इक्वली प्लेस है तो ऐसे में एलिमनी नहीं मिलेगी। एक और मामला, वाइफ कैन नॉट सीक एलिमनी टू इक्वलाइज हस्बैंड्स करेंट वेल्थ। देखो, एक मामला आया था जिसमें कि यूएसए जो हस्बैंड है वह चला जाता है और उसके बाद उसने काफी कुछ वेल्थ जो है वह इकट्ठा कर ली, और उसके बाद उसकी जो वाइफ, उसने क्या किया, 500 करोड़ रुपए की जो राशि है, एलिमनी की राशि है, उसको क्लेम किया। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप वेल्थ की इक्वलाइज एलिमनी या गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते, बल्कि आपकी जितनी जरूरत है उसको मांगिए, और यहाँ पर 500 करोड़ से इस राशि को कितना कर दिया, 12 करोड़। और ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि हो सकता है कि हस्बैंड ने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस जो हासिल की वो आफ्टर डाइवोर्स की हो, तो आप इसमें इक्वली साझेदार पार्टनर नहीं हो सकते। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि एक ऐसा मुद्दा बैंगलोर का जो एक सुसाइड केस आया था, अतुल सुभाष केस, जिसमें कि लगभग 24 पेज का डेथ नोट एंड एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, और इन्होंने बताया कि हमारे देश में जो लॉ है वह इतने ज्यादा अनलॉफुल है या अनजस्टिस है कि इसमें पुरुषों पर गलत तरीके से दबाव डाला जाता है, और जहां मैं खुद ही इतना मेंटली सफर कर रहा हूं, हर एक चीज को झेल रहा हूं, उसके बाद भी मुझे पैसा देना पड़ रहा है उन लोगों से जिनसे मैं लड़ रहा हूं, उनकी पूर्ति मैं खुद ही कर रहा हूं। तो यहां पर क्या किया कि अतुल सुभाष
केस के बाद से ये मुद्दा और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया देश में। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसके बाद जितने भी जजमेंट्स आते गए, जितने भी इस तरह के केसेस आते गए, उसमें ये कहा कि भाई कुछ हम जो फैक्टर्स है ना वो डिसाइड कर लेते कि एलिमनी किस आधार पर दी जाए। तो यहां पर इन केसेस की भी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे आइए और हम यहां पर बात करेंगे अतुल सुभाष केस के बाद बच्चे सुप्रीम कोर्ट ने 8 फैक्टर्स जो है वे डिसाइड किए थे कि हम एलिमनी के अमाउंट को कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे, ना कि 500 करोड़ ना कि 1000 करोड़। ठीक है, तो यहां पर ये 8 फैक्टर ये कहा कि ये स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होंगे, बट हाँ एटलीस्ट कुछ गाइडलाइंस है हमारे पास कि इसके बेस पर हम एलिमनी दे सकते हैं। फर्स्ट तो था कि स्टेटस ऑफ पार्टी जो है वह क्या है, सोशल एंड फाइनेंशियल उनका जो स्टेटस है वह क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए एलिमनी की जो राशि है निर्धारित की जाएगी। दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि रीजनेबल जो नीड है वह क्या है, वाइफ की और डिपेंडेंट चाइल्डन की, है ना, डिपेंडेंट चाइल्डन की एंड वाइफ की जो रीजनेबल नीड है बच्चे, इस पर एलिमनी जो है वो डिसाइड होगी। पार्टी की इंडिविजुअल क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अगर मान लीजिए कोई वाइफ जॉब करती है और उसने अपनी जॉब को सैक्रिफाइस किया, फैमिली को प्रायोरिटी दी, और उसके बाद अगर कई सालों बाद अगर उसका डाइवोर्स होता है, तो हाँ फिर भी वो ये क्लेम कर सकती है कि अगर वह इन 10 सालों में जॉब कर रही होती तब वो इतना पैसा या इतना जो फाइनेंशियल स्टेटस उसका होता, तो इस बेस पर फिर भी दिया जा सकता है। बट अगर कोई जॉब नहीं कर रही थी, एक हाउसवाइफ ही है, तब आप इस चीज को क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा इतना स्टेटस फाइनेंशियली होगा इसलिए मुझे इस एलिमनी को लेना चाहिए बेसिकली। इंडिपेंडेंट इनकम एंड एसेट्स जो है वह क्या है एप्लीकेंट की, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है। अब ये नहीं कि पहले स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसी थी कि 5 और 10 हजार में खर्चा चल रहा था, ठीक है चलो मान ले 50 हजार में खर्चा चल रहा था, आफ्टर डाइवोर्स आप इस चीज को क्लेम करने लगे कि मेरी एक महीने की जो जरूरत है वह 10 लाख रुपए है। तो यहां पर आप जिस स्टैंडर्ड से पहले रह रहे थे, वही बात है ना कि रीजनेबल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, आप किस तरीके से जी रहे थे, आपका रेंटेड हाउस और भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीजों को मेजर किया जाएगा। ठीक है, एंड क्या अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए क्या अपनी जॉब को सैक्रिफाइस किया है, इस चीज को भी कंसीडर करा जाएगा। रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट आखिर क्या थी, मान लीजिए देखो बच्चों नॉन वर्किंग वाइफ है, अगर वह जॉब नहीं करती और उसके बाद कई ऐसे चार्जेस जो उस लीगैलिटी में कि आप कोर्ट जा रही है, बार बार पेशी हो रही है और भी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत वकीलों की फीस है और भी कई ऐसे लीगल चार्जेस होते हैं, तो उस तरह के लीगल चार्जेस को भी कंसीडर किया जाएगा। रीजनेबल लिटिगेशन चार्जेस की बात की गई। एंड फाइनेंशियली कैपेसिटी जो है वह क्या है, फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वह क्या है, मतलब जो एलिमनी आपको देगा हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, उसके बेस पर भी इसको चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर 8 फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ और यहाँ पर इस बात को भी कह दिया कि स्टेट जैकेट फॉर्मूला ये नहीं होगा, बट हाँ कुछ गाइडलाइंस है जिसके बेस पर हम करेंगे। चलिए ये तो बात हो गई एलिमनी की, बट अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं बच्चे कि अगर हम डाउरी सिस्टम की बात करें, स्पेशली आपने 1980s एंड 90s के टाइम की अगर मूवीज देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी मूवीज है, कुछ याद आए तो कमेंट करके बताना, बहुत सारी ऐसी मूवीज होंगी जिनके शुरुआत से लेके आखिरी तक का जो मामला था वह केवल दहेज को लेकर था। इवन अभी लेटेस्ट भी शायद अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें उसकी 3-4 बहनें थी, उसमें भी सेम यही मामला दिखाया गया, डाउरी का मामला दिखाया गया। तो बेसिकली ये जो मामला है, आप सोचेंगे कि आज तो डाउरी खत्म हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। एक बात बताओ कि क्या अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को, किसी पर्टिकुलर परंपरा को क्या अगर वह प्रोहिबिटेड कर दे, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दे, तो क्या फिर वह आगे कंटिन्यू नहीं होता? तो लॉ अलग चीज है और सोसाइटी उस चीज को माने, ये दोनों चीजें अलग अलग है ना। जैसे कि रिश्वत को लेकर या फिर दहेज को लेकर हमारा लॉ कुछ और कहता है, बट हमारी सोसाइटी में फिर भी वो चीजें चल रही है, कंटिन्यू है। तो बच्चे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआर भी ये कहता है, आपको, मुझे भी ये डेटा सीरियसली बहुत शॉकिंग लगे थे कि आज भी इतनी ज्यादा दहेज हत्याएं होती है। आपको एक मामला दिख गया जो बहुत हाईलाइट हो गया, आपको बहुत बैलेंस तरीके से सोचना है बच्चों, केवल इमोशंस में नहीं सोचना है, क्योंकि यूपीएससी की ना ही मेंस आंसर राइटिंग आपके इमोशंस पर बेस होगी और ना ही ऐसे राइटिंग। तो यहाँ पर देखो 2012 में अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो ये बताता है कि लगभग 8200 जो दहेज को लेकर हत्याएं थी, और 2022 में ये मामला जो है वह 6400 है, 6400। ठीक है, अब देखो पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा, इन्होंने राज्यसभा में कुछ ऐसे डेटा दिए, सीरियसली शॉकिंग डेटा थे, और इन्होंने कहा कि हर दिन लगभग 20 हत्याएं होती है दहेज को लेके आज भी इस देश में। और आप शायद एलिमनी के जो मुद्दे देख रहे हैं, अतुल सुभाष जैसे केस देख रहे हैं, मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूं बच्चों, मैं आपको फैक्ट बता रही हूं कि हम यहाँ पर जो मामले देख रहे हैं कि हो सकता है 1 मंथ में हम 2-3 ऐसे केस, और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारी चीजें इतनी ज्यादा हाईलाइटेड हो गई है कि एक छोटी सी चीज एकदम इंटरनेशनल लेवल की न्यूज बन जाती है। तो यहां पर देखो कि अजय कुमार मिश्रा जो है वे ये बताते हैं कि आज भी डाउरी को लेकर
बहुत सीरियस कंसर्न्स है हमारे देश में और लगभग हर दिन 20 से ज्यादा हत्याएं दहेज को लेकर होती है। सबसे ज्यादा यूपी में होती है। और इवन इन्होंने ये भी कहा कि 2017 से लेकर अगर हम 2021 के बीच की बात करें तो यहां पर लगभग यहां इन्होंने पर डे का 20 हत्याओं का आंकड़ा यहां पर दिया था। तो बच्चे ये है एनसीआरबी के डेटा जो कि ये बताते हैं कि अभी हमारे देश में डाउरी को प्रोहिबिटेड करने के बाद डाउरी प्रोहिबिटेड नहीं हुआ है। ठीक है, सरकार कुछ और मान रही है, लॉ कुछ और मान रहा है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसमें चीजें चलती रहती है। अब देखो, डाउरी को प्रोहिबिटेड करने के लिए 1961 में एक्ट आया था। अगर आपने पॉलिटी की क्लासेस देखी, आपने देखा होगा कि अब तक हमारे देश में जो जॉइंट सिटिंग होती है, कौन सा आर्टिकल है कमेंट करके बताना, संयुक्त अधिवेशन में इसको पारित कराया गया था, क्योंकि उस वक्त 1980 के आसपास के दशक में बच्चे इतने ज्यादा दहेज के केसेस बढ़ गए थे और इसके अंतर्गत दहेज लेना और दहेज देना दोनों को ही जो अपराध है वह कर दिया गया था। ठीक है, तो दहेज की क्या परिभाषा इसमें बताई गई थी, इसमें दहेज को डिफाइन कुछ ऐसे कर दिया गया था कि शादी के समय में जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो मांगना ना मांगना अलग बात है, लेकिन यहां पर यही माना जाएगा कि ये दहेज है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये कहा गया कि 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा होगी, 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, 5 साल तक की सजा की बात भी की गई यहां पर। ठीक है, दहेज देने लेने की मांग पर और 15,000 रुपए की दहेज की कीमत, जो भी ज्यादा चीज हो उन सब, मतलब कुछ यहां पर अलग डेटा दिए गए हैं कि कितने 1,000 रुपए या कितने लाख रुपए की राशि होगी, किस हिसाब से दहेज और जो दंड है वह तय किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को इसमें डिसाइड किया गया और इसमें यह कहा गया कि हाँ, विवाह के समय अगर सहमत होता, आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी शादियां, स्पेशली अरेंज मैरिज, तभी लव मैरिज डाउरी को खत्म करने के लिए, डाउरी को कम करने की लव मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वह निभाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले दहेज के लेने देने की बात नहीं होती, बट अगर आज भी आप अरेंज मैरिज में सिस्टम देखें, बच्चों मैं भी इसी सोसाइटी में रह रही हूँ, आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि वो पूछेंगे जरूर कितने तक की शादी कर लोगे, क्या दोगे, कहां से शादी करोगे, कितना सोना दोगे, कितना क्या दोगे, मतलब सारी चीजें आज भी होती हैं। तो यहां पर ये हमारे देश की सच्चाई है। ठीक है, चलिए, तो ये तो दहेज हो गया। अब देखो, दहेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अब तक जजमेंट दिए, मैं आपको वो बताती हूं। बच्चे, कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट रहे कि दहेज के कारण जो हत्याएं हुई और जब उस तरह के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे कि 2021 में सतवीर सिंह मामला आया था हरियाणा में, और इसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर दहेज को लेकर हत्या की जा रही तो बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से इस तरह के जो मामले हैं उससे निपटा जाएगा। दूसरी बात है कि 2010 में अगर हम राजवीर बनाम हरियाणा राज्य की बात करें तो यहां पर यह कहा बच्चे कि अगर 7 साल के अंतर, शादी के 7 साल के अंतर्गत भीतर अगर किसी भी तरीके से महिला की हत्या अप्राकृतिक तरीके से होती है ना, तब ऐसे में उसको दहेज हत्या ही कंसीडर करके जो आपराधिक प्रकरण है वह दर्ज किया जाएगा। अब पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य का मामला है, जिसमें यह कहा कि अगर आप उपहारों की लगातार मांग कर रहे हैं, है ना, लगातार मांग अगर कर रहे हैं तो ये भी दहेज उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। एंड 498A के तहत ये दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, शोभा रानी बना मधुकर रेड्डी केस में ये कहा कि दहेज की मांग करना एक क्रूरता है और बेसिकली अगर कोई दहेज मांगता है तो ये डाइवोर्स का भी एक बेस बन जाता है, एक आधार बन जाता है। तो ये तो थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस। अब देखो बच्चे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो ये डाउरी प्रोहिबिटेड एक्ट के अंतर्गत जो 498A धारा है, जो ये बताती है कि अगर किसी भी तरीके से दहेज लिया गया है तो और इस पर एक क्रूरता दर्ज करके, मतलब एक मामला जो है वह दहेज को लेके दर्ज किया जा सकता है। बट 498A का इतना ज्यादा मिसयूज हुआ कि अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली 2025 में एक डिसीजन में ये कहा, एक लव मैरिज का मामला था और उसमें बाद में वो डाउरी एक्ट में बदल गया, डाउरी एक्ट के तहत उसकी शिकायत कराई गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा और इस मामले को बर्खास्त कर दिया। ये बताया कि निजी दुश्मनी निकालने के लिए आप इस तरह के एक्ट का मिसयूज ना करें, क्योंकि ये जो एक्ट है वह बनाया गया था ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे और उन पर अगर किसी भी तरह से इस तरह के मामले दर्ज होते तो उनको बचाया जा सके। और अगर इसका मिसयूज आता है, अच्छा मैं आपको डेटा भी बता देती हूँ कि मान लीजिए 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में शायद 1 लाख के आसपास जो मामले, हर साल मामला यही है, 1 लाख के आसपास के मामले जो है वह 498A के दर्ज होते हैं। कभी संख्या थोड़ी 10-15 हज़ार ज्यादा होती है, वैसे ज्यादा ही होती है मोस्टली मामलों में। तो 2015 में बच्चे ये डेटा आया था कि लगभग 10,000 उसमें से जो मामले हैं वह फर्जी थे, वह फेक थे, मतलब लगभग 10% मामलों का अभी भी एक तरह से ये फर्जी मामले हैं। ठीक है, तो 15 में भी हम देखेंगे
कि 1,13,403 रिकॉर्ड किए गए थे 498 के मामले, और इसमें से 10% ऐसे मामले थे जो कि गलत थे। ठीक है, अब देखो अरनेश कुमार मामला था 2014 का, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि अगर आईपीसी 498 के तहत आप गिरफ्तारी अगर कर रहे हैं ना, तो ये गिरफ्तारी ऐसी नहीं होगी कि आप गए और पकड़ के ले आए, आप पहले जांच करेंगे। तो पहले जांच करेंगे, इसको इसलिए यहां पर कंसीडर करा गया इस बात को, ताकि जो गलत या फेक इस तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं इन लॉ पर, उनको सेफ रखा जा सके। ऐसा ना हो कि किसी ने 498 के तहत एफआईआर दर्ज कराई और सीधे जाकर उसको गिरफ्तार कर ले, तो जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिसयूज को रोकने के लिए अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 का केस है। एंड नेक्स्ट केस देखो, सामाजिक कार्य मंच बनाम भारत संघ 2018 वाला जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अब झूठी शिकायतों को रोकने के लिए हम क्या करें, परिवार कल्याण समितियां जो है वह बना ले 498 के तहत। तो ये दो ऐसे प्रोविजंस किए गए थे जिससे कि हम मिसयूज को रोक सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, कुछ बात हम करते हैं गुजारा भत्ता एलिमनी को लेके, चूंकि देश में ऑलरेडी इस मामलों को लेकर इतनी आग लगी हुई है। आपको समझना चाहिए कि ये मामला, देखो कई चीजों में हमें ये एथिकल लग सकता है कि हाँ अगर चाइल्ड्रन है, अगर वाइफ डिपेंडेंट थी, देन यहाँ पर एलिमनी गुजारा भत्ता आपको सही लग सकता है। बट कुछ मामलों में पुरुष इस व्यवस्था को कैसे मानते हैं कि ये शोषण उनका हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दहेज, तो देखो बेसिकली दहेज कैसी थी, एक दमनकारी प्रथा है या फिर जबरदस्ती मांगा जा रहा है। बट जब हम बात करेंगे गुजारा भत्ता की बच्चे, तो ये तो लीगली एक तरह से कंपल्शन लगाता है, ये कानूनी रूप से अनिवार्य है कि आपको दहेज देना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट करता है। एक तो प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि अगर दोनों सेम पोस्ट पर है, दोनों का सेम एक तरह से क्राइटेरिया स्टेटस है, तब यहाँ पर आपको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आर्थिक रूप से अगर महिलाएं स्थिर है, खुद कमा रही हैं, तो और ऐसे में अगर आप एलिमनी की डिमांड करोगे, देन ये शोषण और दुरुपयोग की संभावना हो जाएगी, है ना। और इसमें पहली बात है कि जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं वो बहुत गलत तरीके से होती है कि तलाक की परिस्थितियां कोई नहीं देखता, लेकिन इसके पहले जो भी आपके फैमिली थी आपको उसको गुजारा भत्ता देना होता है, और ऐसे में पुरुषों पर एक ऐसी लायबिलिटी को क्रिएट कर देता है जो कि बहुत अनइवन होती है। ठीक है, और स्पेशली ऐसे मामलों में जहां पत्नी समान रूप से शिक्षित है, वो अपना गुजारा खुद कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहती, एलिमनी की डिमांड करेगी। तो बच्चे जब इस तरीके से फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुरुष और महिला पर जब अलग अलग थोपी जाती है, तब एलिमनी गलत लगती है। इसके अलावा हमने देखा कि आर्थिक रूप से अगर खुद सक्षम है फिर वह डिमांड करे, तब वह गलत लगती है। एक और मामला है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अतुल सुभाष केस का मुद्दा था वो भी यही था कि हमारे देश के जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करेंगे, अगर गलत भी कुछ हुआ है तब भी वह वुमेन को ही प्रोटेक्ट करेंगे, और यहाँ पर पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे जो हम देखते हैं कि जेंडर बायसनेस है हमारे न्यायिक निर्णयों में, कि वहां पर उसने कहा था कि जो मजिस्ट्रेट है वो भी 10 लाख रुपए मांग रहा है, इवन मैं खुद परेशान हूं, उसके बाद अपनी वाइफ एंड बाकी सबको भी पैसे दे रहा हूं, वो मेरे ही पैसे से मेरे खिलाफ केस लड़ रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा था वो है जेंडर बायसनेस का लेके, कि क्या हमारे देश में जो लॉ है केवल महिलाओं के लिए। तो लैंगिक पक्षपात एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने देखा कि अदालतें ज्यादातर क्या करती है, इस इवन हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही है ना। सभी केसेस में अगर हम देखें कि सभी मामलों में वह किसकी तरफ झुक जाती है, महिलाओं के लिए झुक जाती है। ठीक है, और एक सहानुभूति पर बड़ा जो रवैया है वह वुमेन्स के लिए होता है, जब तक कि कोई चीज समझ में ना आए कि हाँ गलती किसकी थी। उनकी आय क्षमता की जांच नहीं की जाती और यह मान लिया जाता है कि वो तो डिपेंडेंट ही होगी, अब लाओ गुजारा भत्ता, अब 10 करोड़ दो, अब 400 करोड़ दो, अब 500 करोड़ दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बोझ। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी जब सेपरेशन होता है किसी भी फैमिली में, तो दोनों पक्ष ऐसे होते हैं जो कि इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, और ऐसे समय में उन पर इस तरह की अनइवन फाइनेंशियली जो लायबिलिटी है वह और भी ज्यादा जो एक प्रेशर है वह क्रिएट कर देती है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि गुजारा भत्ते को गलत तरीके से मानती है। आइए देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने, अब मैं यहां पर आपसे बात करूंगी कि ये जो एलिमनी है क्या केवल हिंदू में या फिर मुस्लिम लॉ, पारसी, बाकी सब में भी दी जाती है, इस पर मैं चर्चा करूंगी। आप अगर यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, जर्मनी, ब्राजील और भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एलिमनी को, मतलब खैर सभी देशों में ऐसा होता है ना, तो एलिमनी वो देते हैं, बट हाँ उनके पैरामीटर्स कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमारे देश में भारतीय कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि आप इस आधारों पर इतनी एलिमनी जो है वह दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट्स में जैसे अभी 8 फैक्टर्स बता दिए है ना, लेकिन फिर भी ये कहा कि ये सभी साइज के लिए फिट मैटर नहीं है, हो सकता है कुछ और अंतर जो है वह आ जाए। इस्लामिक स्टेट की अगर हम बात करें बच्चे,
तो मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे देश में भी यही कहेगा और इस्लामिक स्टेट में भी यही माना जाता है कि एक अवधि होती है जैसे कि इद्दत की अवधि कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि इद्दत की अवधि कहा जाता है और केवल उसी अवधि तक हम मेंटेनेंस जो है वह देंगे। अब मामला क्या था ना कि टेलीग्राम से जो शाहबानो के पति थे उन्होंने तलाक दे दिया और जब तलाक दिया ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 5 बच्चे थे, गुजारा भत्ता की डिमांड की और जब गुजारा भत्ता की डिमांड की तो ये कहा कि देखो मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उसमें तो गुजारा भत्ता और इस तरह की मेंटेनेंस की बात नहीं की जा रही, तो पर्सनल लॉ कुछ और कह रहे हैं। अगर पर्सनल लॉ कुछ और कह रहे हैं तो फिर देश की कानून व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, किसी के धर्म में कैसे हम किसी तरह का हम इंटरफेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो केस था ना एक बहुत बड़ी डिबेट इस चीज को लेके बना गया कि डिस्पैरिटी जो है वुमेन्स के बीच में 2 मुद्दे बन गए थे कि बेसिकली अलग अलग धर्मों में वुमेन्स के लिए मेंटेनेंस की जो बात है वह अलग अलग तरीके से की गई है। तो एक तो डिस्पैरिटी धर्म के आधार पर दिख गई, इसके अलावा आपने देश में अभी देखा यूसीसी का मुद्दा, समान नागरिक संहिता, इस मुद्दे ने बेसिकली इस बात को उजागर किया कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए कि अगर मेंटेनेंस की बात हो तो मुस्लिम वर्ग को भी मिले और हिंदू एंड बाकी वर्गों को भी मिले, तो सभी के लिए समान मेंटेनेंस की बात की जाए। तो एक तो यूसीसी की बात हो गई एंड यहाँ पर बच्चे जो इशू आया ना कि मुस्लिमों में भी मेंटेनेंस क्या लिया जा सकता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और इसमें मेंटेनेंस देने की बात कही गई और इसके बाद भी एक बहुत बड़ी डिबेट हमारे देश में क्रिएट हो गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह क्या कर रही है कि मुस्लिमों के जो पर्सनल लॉ है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो क्या ये सेकुलर है? देखो जब भी आप सुधार की बात करोगे धर्म में वो सेकुलरिज्म पर आ जाएगा कि आप तो सेकुलर हो, आप कैसे धर्म में घुस सकते हो, ठीक है। तो ये वाला एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट था। अब चलिए बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट, इंडिया डाइवोर्स एक्ट, ठीक है, एंड पारसी विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, गुजारा भत्ता को लेकर क्या क्या बातें करते हैं, थोड़ा सा रिलीजन बेस भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 है। इस अधिनियम में बच्चे 2 धाराएं हैं, धारा 24 और धारा 25, ठीक है, जिसमें कि एलिमनी की बात की गई है, एक में अंतरिम भरण पोषण की बात की गई और एक में स्थायी गुजारा भत्ता की, परमानेंट एलिमनीज की बात की गई। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट में एक पति ने इस चीज को बेसिकली एक हस्बैंड के द्वारा क्लेम भी किया गया था कि मुझे अपनी वाइफ से चाहिए एलिमनी, क्यों, क्या इसका कोई एक्ट में कोई कानून में बेस है? डेफिनेटली है। हिंदू विवाह अधिनियम बच्चे ये कहता है कि अगर हस्बैंड इस बात को प्रूव कर दे कि वह आर्थिक रूप से अपनी जो वाइफ है उस पर डिपेंडेंट था तब ऐसे में उसको एलिमनी दी जा सकती है ऐसा केस आप सर्च कीजिएगा। अब देखो विशेष विवाह अधिनियम 1954 की हम बात करें तो इसमें भी धारा 36 है और धारा 37 है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप एलिमनी मिल सकती है। भारतीय तलाक अधिनियम 1869 की बात करें जो कि ईसाइयों के लिए भी है, 36 और 37 इसमें भी है जिसमें कि एलिमनी दी जाएगी। पारसी विवाह अधिनियम और तलाक अधिनियम 1936 की बात करें तो इसमें भी बेसिकली ये कहा गया कि न्यायालय कुछ परिस्थितियों के आधार पर इस बात को डिफाइन करेगा और इस चीज को के पैरामीटर्स जो है वह बताए गए थे किस आधार पर आपको एलिमनी दी जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें तो मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम जो 1986 है इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इस्लामिक जो सिद्धांत है उसमें इद्दत अवधि के दौरान, इसमें एक पर्टिकुलर अवधि होती है, आप सर्च कर लीजिएगा अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है कि इद्दत की अवधि क्या होती है। इद्दत अवधि के दौरान बेसिकली जो भरण पोषण है वह देगा, मतलब इसमें पूरी लाइफ या स्थायी गुजारा भत्ते की बात नहीं की गई थी और यही एक रीजन था कि शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट से जाके मेंटेनेंस की जो डिमांड है वह करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हिंदू महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता है तो देखो मेंटेनेंस की तो जरूरत सभी को है, आफ्टर डाइवोर्स अगर आप डिपेंडेंट थी फाइनेंशियली हस्बैंड पर तब आप कैसे अपना गुजारा चलाएंगी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिवाइड कोर्ट में जाके उस चीज को क्लेम किया, है ना। तो ये पूरा बेसिकली मामला था। तो यहाँ पर देखो मुझे उम्मीद है कि आपके जो काफी सारे फैक्ट है इसमें वह कि करंट अफेयर में क्या चल रहा था, कौन कौन से ऐसे केसेस थे, ठीक है, अतुल सुभाष का जो केस है उसने क्या डिमांड उठाई, मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। और ये इसमें एक जो मुद्दा उठता है कि कितना एथिकल है, देखो वुमेन अगर हम जेंडर पैरिटी की बात करें ये भी इशू हो गया, लीगैलिटी की बात करें ये भी इशू हो गया, क्या हमारे लॉ जो है वह बायसनेस, क्या वो हम कहें कि एक तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, है ना, ये भी एक इसमें इशू क्रिएट हो गया। तो इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं बच्चे। चलिए, तो ये सारे इश्यूज थे। और हाँ, अगर हम डाउरी को लेके कंपैरिजन करें तो जब भी कोई किसी भी तरह की कोई सिमिलर ऐसी व्यवस्था हमारे सामने आती है कि दो चीजें कंपेयर होती है, जैसे कि डाउरी
अगर वह महिलाओं पे बोझ डालती है तो यहाँ पर ये जो एलिमनी का सिस्टम है वह पुरुषों पर और उनके घर वालों पर बोझ डालता है। तो इस सेम सिस्टम का कंपैरिजन हमेशा से यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि वह आपको कंपैरिजन करने के लिए पूछ सकता है, और जब कंपैरिजन करेगा तो हमें अपने मन से कंपैरिजन नहीं करना है। जो कोर्ट कहता है उस बात को लिखना है, जो हमारे लॉ कहते हैं हमें उस बात को लिखना है। अगर इथिकली पर्सपेक्टिव पूछा जाता है, सोसाइटल टेंडेंसी पूछा जाता है, तब आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भड़ास नहीं निकाल सकते। ठीक है, और चलिए, तो ये था हमारा आज का पूरा ये टॉपिक, और आपके इस बारे में क्या राय है, इज एलिमनी द न्यू डाउरी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन बहुत रीजनेबल कमेंट करें। मैं फिर भी यही कहूंगी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अन्य यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से या केवल सोसाइटल टेंडेंसी को समझने के लिए, इश्यूज को समझने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, तब भी आप कोशिश कीजिए कि आपके जो कमेंट्स हैं वह रीजनेबल हो और थोड़ा सा आप सोच पाए इस विषय पे बहुत क्लियरली तरीके से, तभी अपनी बात को कहें। चलिए, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।